नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 23 है क्षेत्रफल, त्रिभुज और वृत्त। यानी त्रिभुज और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में हम जानेंगे और इसमें जितने भी प्रयोग होने वाले हैं, सूत्र हैं और मुख्य मुख्य तथ्य हैं, उन सब के बारे में इस वीडियो में विशेष चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें अगर आप विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट होगा, नाम लिखा होगा ऑल विद्यासागर अंकगणित फुल सोल्यूशन। तो वहाँ से आप विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज ये वीडियो विशेषकर इस चैप्टर के लिए बेसिक होगा। तो बेसिक में हम जिन जिन मुख्य चैप्टर को सोल्यूशन करने में मुख्य तथ्यों की ज़रूरत होगी, उन सब पर बात हम करेंगे और इसको ध्यान रखना ही रखना होगा ताकि हमारा चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, चूँकि ट्रायंगल और सर्कल के बारे में बात करना है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज पर बात कर लेते हैं। त्रिभुज का है तो आप तो समझते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं। ये डिफिनीशन की बात नहीं हो रही है। त्रिभुज ट्रायंगल हम कह सकते हैं। त्रिभुज से संबंधित जितने भी सूत्र होंगे उसके क्षेत्रफल से संबंधित सबका हम जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले मुख्य जो तथ्य है उसी को हम लिखवा रहे हैं इसमें। तो अभी त्रिभुज के बारे में बात करेंगे, फिर सर्किल के बारे में बात करेंगे, फिर त्रिभुज और सर्किल को एक साथ लेकर उसका जितना भी संबंध है उसको देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जब भी आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे, ज्यामिति चैप्टर में आप जाकर देख सकते हैं। विशेष अगर जानना चाहते हैं त्रिभुज क्या है, इसके गुणों के बारे में, तो ज्यामिति चैप्टर में देख लीजिएगा, हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम देख लेते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल से संबंधित हम पढ़ रहे हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आपका 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। ठीक है, आधार गुने ऊंचाई भी कह सकते हैं या आधार गुने शीर्ष लंब। शीर्ष से जो सामने की भुजा पर लंब डाला जाएगा उसकी को शीर्ष लंब बोला जाता है। तो ये हो गया। त्रिभुज के संबंध में और एक त्रिभुज का सूत्र होता है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके अनुसार? त्रिभुज का क्षेत्रफल एक होता है हीरोन के सूत्र से। हीरोन के सूत्र से भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। सब में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है ना। तो इसमें इस सूत्र में हमेशा तीनों भुजा का रिक्वायरमेंट रहता है। इसमें क्या होता है, आधार और शीर्ष लंब की रिक्वायरमेंट रहती है। खैर उससे मतलब नहीं है, पहले हम इसको जान लेते हैं, फिर इसका एप्लीकेशन जानेंगे हम चैप्टर जब सोल्यूशन करेंगे तब। तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। कब? अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक है, और इसमें एक शीर्षलंब है, तो और शीर्षलंब है और इस आधार की कुछ मान लीजिए x है, शीर्षलंब y है, तो इसके अनुसार, इस फिगर के अनुसार हमारा सूत्र बन जाता है ये वाला, आधार गुने शीर्षलंब, मतलब 1/2 गुने XY कर सकते हैं। ठीक है, इसका फिगर कैसे होगा? जैसे मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, इसमें हमारा रिक्वायरमेंट है कि इसका प्रत्येक भुजा XYZ अगर तीनों है, तीनों अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, XYZ नहीं, चूँकि फार्मूला में हमने AB का प्रयोग किया है, तो AB और C ऐसे कर लेते हैं। तीनों भुजा ज्ञात होना चाहिए, तब हीरोन का सूत्र हम लगाते हैं। और जहाँ S क्या है ये जानना जरूरी है। जहाँ S जो होता है वो अर्ध परिमाप होता है। S क्या होता है? अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप मतलब पूरा परिमाप, तीनों भुजा को जोड़ देते हैं तो पूरा परिमाप निकल जाता है, और इसमें 2 से भाग कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है? अर्ध परिमाप हो जाता है। A + B + C ये परिमाप हुआ, इसमें 2 से भाग कर दें तो अर्ध परिमाप हो जाता है। तो इसी के स्थान पर हम S हमेशा तीनों भुजा को जोड़कर 2 से भाग करके तब इसका प्रयोग इसमें करते हैं। ठीक है, ये सूत्र है, इसका प्रयोग हम करेंगे तो जान लेंगे। इसको अर्ध परिमाप बोलते हैं। अब त्रिभुज का हम जानते हैं, किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर हम जानते हैं तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है,
तीनों भुजाओं का योग हो जाता है त्रिभुज का परिमाप। अगर कोई त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए कोई त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तब इसमें हम परिमाप कैसे निकालते हैं? तब इसमें परिमाप हम कर लेते हैं, चूँकि सारे सभी भुजा बराबर होंगी तो इसमें हम कर सकते हैं 3 गुना 1 भुजा, लेकिन सभी त्रिभुज के लिए नहीं, केवल और केवल समबाहु त्रिभुज के लिए। ठीक है, 3 गुना 1 भुजा कर देंगे तो इसका परिमाप निकल जाएगा। चलिए, अब त्रिभुज से संबंधित इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है और विशेष हम जान लेते हैं। ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई भी त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल इससे निकल जाएगा। कोई भी त्रिभुज है जिसका तीनों भुजा का माप दिया हो तो इससे निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी त्रिभुज है उसका परिमाप निकालना हो तो तीनों भुजाओं का योग कर देते हैं, निकल जाता है। लेकिन अगर समबाहु त्रिभुज है तो परिमाप 3 गुना 1 भुजा है। अगर ये सब विशेष में आ जाएंगे, विशेष कहें तो मतलब पार्टिकुलर एक त्रिभुज के लिए, जैसे समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? देखिए यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ समबाहु त्रिभुज का कैटेगरी कर दिया है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया गया। हालांकि समबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल इससे भी निकल जाएगा, ठीक है, सभी के लिए ये लागू करेगा। लेकिन समबाहु त्रिभुज के और शॉर्ट करना चाहते हैं तो इसका हो जाता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो ये समबाहु त्रिभुज के लिए लागू होता है। अब आपसे पूछ देगा इसी में समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कर देना। जैसे मान लीजिए समबाहु त्रिभुज, तो इसकी ऊंचाई क्या होती है? मान लीजिए इसको h मान लेते हैं, तो इसी की ऊंचाई का फार्मूला होता है √3/2 गुना एक भुजा। अगर एक भुजा को हमने a माना है तो यहाँ पे a कर लेंगे। तो समबाहु त्रिभुज में क्या हो जाएगा? ये भी a, ये भी a, ये भी a। इस तरह से इसका फिगर बन जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये है, a है, a है। क्योंकि समबाहु में तीनों बराबर होंगे भुजा, तो कोई भी एक भुजा कहीं से ले लेंगे तो सबका माप बराबर ही होगा। तो इसका ऊंचाई अगर निकालना चाहते हैं तो इसका फार्मूला प्रयोग करेंगे, और समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो इसका प्रयोग करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, क्षेत्रफल ऊंचाई देंगे। इसी तरह से समद्विबाहु त्रिभुज अगर देखा जाए, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना चाहें तो इसका फार्मूला होता है 1/4 गुना b इंटू √4a² - b²। जहाँ ये जान लीजिए, ये b जो है ये असमान भुजा है, असमान भुजा है। ठीक है, b क्या है? असमान भुजा है, और a क्या है? समान भुजा है, समान भुजा है। कहने का मतलब फिगर इसका कुछ इस प्रकार से होगा, दिख रहा है ना? फिगर इस प्रकार से होगा, और इसमें हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा a, और ये हो जाएगा b। तो समझ रहे हैं, ए किसको कहेंगे? जो समान दोनों भुजा है, तो इसका माप लिखिए चाहे इसका माप लिखिए, बात बराबर। और बी जो असमान भुजा है, तीनों भुजाओं में से एक असमान दिखेगा, उसके बदले में हम बी का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त समद्विबाहु त्रिभुज की भी ऊंचाई निकाली जा सकती है। चलिए इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। आशा करता हूँ इतनी चीज़ आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिए, चैप्टर में इसका प्रयोग होगा। चलिए देखते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के संदर्भ में एक और फॉर्मूला आपका बन जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अगर निकालना चाहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है आपका 1/2 इंटू 4a² - b²। ठीक है, क्षेत्रफल हमने बता दिया है 1/4b √4a² - b²। आइए इसकी ऊंचाई इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, जैसे कि अभी बताया आपके, ये हुआ a और b। तो 1/2 4a² मतलब इन दोनों में से कोई माप यहाँ पे और b यहाँ पे। ठीक है, आगे हम बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा।
चलिए, या फिर इसको ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं नहीं ठीक है, इसका फार्मूला सही है। आगे हम देख लेते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज से दोनों देख लिए, क्षेत्रफल देख लिए, ऊंचाई देख लिए। अब इसके बाद आपका हो जाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एक होता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? मतलब समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं की लंबाई अगर बराबर हो जाती है ना, तो उसे हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी जिस दो भुजाओं से समकोण बनता है उन दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर होनी चाहिए, तो उसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे एक से ये हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल हम किस प्रकार से निकालते हैं? तो इसका क्षेत्रफल हम हमेशा क्या कर देते हैं, ये जो कर्ण होता है समकोण त्रिभुज में, इस कर्ण का स्क्वायर कर देते हैं, मतलब कर्ण का स्क्वायर बटा 4 कर देते हैं। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बटा 4 से भी निकाल सकते हैं, अथवा या इस तरह नहीं निकालना चाहते हैं तो आप 1/2 गुने समान भुजा की जो लंबाई है ना, ये समान भुजा, इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। मतलब किसी एक का स्क्वायर कर सकते हैं, एक से स्क्वायर कर सकते हैं, या यहाँ पर लिख सकते हैं समान भुजा का स्क्वायर, समान भुजा का स्क्वायर। तो समान भुजा कौन सी है? ये वाली। तो समान भुजा का स्क्वायर कर देंगे, तो इस तरह से भी आप समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आए। तो समकोण त्रिभुज में इतनी चीज़ें आपको याद रखनी होगी। त्रिभुज के संदर्भ में इतने फार्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। अब हम बात करते हैं वृत्त के संबंधित। वृत्त में कितना फार्मूला आपको ध्यान रखना होगा ताकि ये चैप्टर आसानी से बन पाए, उसको भी देख लेते हैं। त्रिभुज देख लिया, वृत्त देखते हैं। चलिए, वृत्त में देख लेते हैं क्या क्या आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सर्किल वृत्त में सबसे पहले तो आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मान लीजिए ये कोई सर्किल है, इसको हम त्रिज्या बोलते हैं। इसको हम त्रिज्या बोलते हैं। अगर इधर से भी मिला दें तो ये टोटल यहाँ से ए बी व्यास हो जाएगा। या लेकिन ओ ए क्या है? ओ ए क्या है? त्रिज्या है। ओ बी त्रिज्या है। यहाँ से यहाँ तक ए बी कहें तो व्यास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे इस तरह से हम खींच दें तो ये भी त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या हो गया, ये चाप हो जाएगा। इसको हम चाप बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी बेसिक चीज़ें आप जानते होंगे, चूँकि मैंने बता दिया है ज्यामिति चैप्टर में, तो आप जानते होंगे। केवल यहाँ पर हम फार्मूला का ही चर्चा करते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त की परिधि अगर ज्ञात करना है, वृत्त की परिधि अगर ज्ञात करना चाहते हैं तो आपको यूज़ करना पड़ेगा 2 पाई आर, या फिर पाई 2 पाई आर के जगह पर हम पाई डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि पाई डी मतलब 2r, डी बराबर क्या होता है? 2r होता है। तो इसके 2r के स्थान पर हम डी का प्रयोग कर देंगे। यानी कोई भी डायमीटर जो होता है, ये व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो इसलिए यहाँ 2r के स्थान पर डी का प्रयोग हमने कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब यहाँ से हम जानते हैं इस चैप्टर में तो पाई का मान हम जानते हैं, परिधि और पाई क्या होता है? परिधि और व्यास का अनुपात होता है। ठीक है, पाई जो होता है परिधि और व्यास का अनुपात होता है। साथ ही साथ पाई का मान का कितना यूज करना है? 3.14 या फिर 22/7 का प्रयोग करना है। ये तो हम जानते हैं, हमेशा से जानते भी आप होंगे, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब इसमें 2 फार्मूला, वृत्त से संबंधित 2 फार्मूला आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब वृत्त से संबंधित अगर बात करें, इसी में थोड़ा सा एडवांस चला जाए तो ये वृत्त हो गया मान लीजिए, और यहाँ से अगर हम 2 त्रिज्या खींच देते हैं तो इन 2 त्रिज्या और एक चाप से जो बनता है क्षेत्र, इसको हम बोलते हैं द्वित्रिज्या। द्वित्रिज्या बोलते हैं या फिर त्रिज्य खंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया? एक त्रिज्य खंड। जो रंगीन भाग दिख रहा है हमारा एक त्रिज्य खंड है, और इस त्रिज्य खंड का हमारा क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। और तो पहले हम ले लेते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये भी लिख लीजिएगा। त्रिज्य खंड
का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री होता है। इसमें किस किसी की ज़रूरत पड़ती है? इस एंगल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे अगर थीटा कोई एंगल है तो इस एंगल की ज़रूरत पड़ती है, इस त्रिज्या की ज़रूरत होती है और इस चाप की ज़रूरत होती है। अथवा ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो अगर चाप की लंबाई दी गई है तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आर गुना एल होता है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो या तो अगर एल दिया गया है, मतलब इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक को हम एल बोलते हैं, इसकी लंबाई दी गई है और त्रिज्या की लंबाई दी गई है, तो इस तरह से भी आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। या फिर ये नहीं दिया गया है, थीटा कोण एंगल दिया गया है और आर दिया गया है, तो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात समझ गए। और ठीक है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल दिए। अगर आप चाप की लंबाई निकालना चाहते हैं त्रिज्य खंड में, मान लीजिए त्रिज्य खंड है, तो इसके चाप की लंबाई, ये वाला पोर्शन का लंबाई निकालना चाहते हैं, जैसे ए मान लेते हैं बी, तो ये जो एक कर्व है ए बी का मान निकालना चाहते हैं, यानी इसको हम बोलते हैं चाप। तो चाप की लंबाई निकालना चाहते हैं तो आपको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। ठीक है, इसका प्रयोग करना पड़ेगा। या फिर इसको थोड़ा सा और संक्षेप कर देंगे तो 2 से ये कट जाएगा तो 180 डिग्री हो। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री। तो इस फार्मूला का भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों चीज़ एक ही है, ये थोड़ा सा इसमें अधिक था, 2 से ये कटने वाला था, तो यहाँ पे काट कर हल्का कर दिए, सरल कर दिए, छोटा कर दिए। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं? अब ये समझ गए। अब देखिए, अगर यहाँ पे इस त्रिज्य खंड की अगर आपको परिधि ज्ञात करनी हो, इस त्रिज्य खंड की परिधि ज्ञात करनी है, तो आप क्या करेंगे? त्रिज्य खंड की परिधि अगर निकालनी हो तो आप क्या करेंगे? सिंपल सा त्रिज्य खंड, ये आर है, ये आर है और इसको हम एल बोलते हैं। तो किसी भी क्षेत्र के बाहरी घेरा की दूरी को, ये क्षेत्र किस प्रकार से बन रहा है? ये क्षेत्र इस प्रकार से बन रहा है, इसको हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये क्षेत्र इस प्रकार से बन रहा है, कुछ एक कर्व है और ये हमारा क्या है? 2 त्रिज्या है। तो किसी भी क्षेत्र के बाहरी घेरा की दूरी को ही तो हम परिधि बोलते हैं या फिर परिमिति बोलते हैं। तो ये आर है, ये आर है और इसको हम एल मानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? टोटल आर प्लस एल, यानी हम लिख सकते हैं 2r प्लस एल। तो किसी भी त्रिज्य खंड की परिमिति या परिधि हमारा क्या हो जाता है? 2r प्लस एल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी आप याद रखिएगा। त्रिज्य खंड में हमने समझ लिया। अब देखिए, त्रिज्य खंड की क्षेत्रफल जान लिया, त्रिज्य खंड की लंबाई कैसे निकालें या चाप की लंबाई कैसे निकालें और त्रिज्य खंड की परिधि कैसे निकालें, तो इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा वृत्त और त्रिज्य खंड हमने समझ लिया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसका अर्धवृत्त क्या होता है। ठीक है, वृत्त तो समझ लिए, अब अर्धवृत्त में देखते हैं। चूँकि जितने भी मैं बता रहा हूँ ये एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, सारे के सारे का प्रयोग इसका होगा आपका किसमें? चैप्टर का सॉल्यूशन किया जाएगा तो उसमें इन सब का प्रयोग होगा, इसलिए ये बताना अनिवार्य है। चलिए अब देखते हैं, वृत्त हमने देखा था, अर्धवृत्त थोड़ा सा देख लेते हैं। अर्धवृत्त, ठीक है, तो हम पहले जान लेते हैं वृत्त। तो हमने जान लिया कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालें, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो हम कैसे करते हैं? पूरा वृत्त का पहले हम निकाल लेते हैं। तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे अर्ध निकालना है, यहाँ से पहले हटा देते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब फिर अर्ध जोड़ना है तो आधा कर देना है, इसी को हो गया क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या? पाई आर स्क्वायर बाई 2, या फिर लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ऐसा भी कर सकते हैं, बस लिखने का ये तरीका चेंज है। ठीक है, बाकी उसका प्रभाव उतना ही रहेगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपने जान लिया। अर्धवृत्त का अगर परिमाप आपसे पूछा जाए तो ये मान लीजिए अर्धवृत्त है, यहाँ पे त्रिज्या है, ये कुछ इस प्रकार से वृत्त था तो हमने इसको काट कर हटा दिया, तो ये बच गया शेष भाग। तो अर्धवृत्त का हम निकालें, अर्धवृत्त की परिधि अगर निकाली जाए तो कितना हो सकता है? पहले हम पूरे वृत्त की परिधि निकाल लेते हैं। तो पूरे वृत्त की परिधि भैया 2 पाई आर होता है।
तो आधे वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, जब 2πr पूरे वृत्त की होती है तो आधा ही तो कर रहे हैं, तो आधा कर देते हैं, तो इसको आधा कर देते हैं, कन्फर्म है। पूरे वृत्त की परिधि 2πr, उस आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त हो गया। तो अर्धवृत्त की तो परिधि यहाँ से यहाँ तक की हमारा बात निकल गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या निकली, इसको काट देंगे तो ये πr केवल निकली, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी निकली वो πr निकल गई। लेकिन अर्धवृत्त तो हमारा यहाँ से यहाँ तक है, इसकी भी तो दूरी कुछ है, तो ये किसका काम करता है, r का काम करता है। फिर यहाँ से यहाँ ये काम किसका करता है, r का करता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक और ये दोनों त्रिज्या, तो इसमें जुड़ जाएगा πr ये वाला और प्लस r जुड़ जाएगा। तो यहाँ से हम कर सकते हैं πr + 2r कर सकते हैं, या फिर हम इसी को कर सकते हैं क्या, r कॉमन ले लेंगे तो π + 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, हमारा अर्धवृत्त की परिधि हो जाती है। तो अर्धवृत्त की परिधि बराबर r × π + 2। इसका सॉल्यूशन मतलब इसी तरह से हम कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं। तो केवल याद करना था कि अगर अर्धवृत्त की परिधि आपसे पूछ दिया जाए, अर्धवृत्त की परिमिति पूछ दिया जाए, तो आपको r × π + 2 देना है, ठीक है। चलिए इसका अनुप्रयोग हम ये जानेंगे। तो अर्धवृत्त में ये दो चीज सूत्र प्रमुख है, क्षेत्रफल और परिधि, ठीक है। अब देखिए, अब इसी में थोड़ा सा और वृत्त में ही हम देख लें तो थोड़ा सा एडवांस और जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई वृत्त ही है, वृत्त के बारे में जान लिया, अर्धवृत्त भी जान लिया। अब थोड़ा सा वृत्त में ही एडवांस जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई त्रिज्यीय खंड है, ठीक है, ये कोई त्रिज्यीय खंड है, ये कोई जीवा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्षेत्र बनेगा, इस क्षेत्र को हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि कोई किसी भी त्रिभुज को कोई जीवा काटता है यहाँ से, तो वृत्त दो विभिन्न भागों में बढ़ जाता है, दो असमान भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब भी दो असमान भाग बचेगा तो एक छोटा सा भाग दिखेगा और एक बड़ा सा भाग दिखेगा। तो ये छोटा सा भाग कहलाता है क्या, लघुखंड, लघुखंड कहलाता है, ठीक है, लघुखंड कहलाता है। और ये बड़ा सा भाग जो कहलाता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं दीर्घखंड, दीर्घखंड बोलते हैं इस वृत्त का। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो कैसे निकाल पाएंगे, लघुखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे। तो सिंपल, ये अगर कोई त्रिज्यीय खंड है, यहाँ से यहाँ कोई त्रिज्यीय खंड है और इसके संगत एक जीवा है, दोनों त्रिज्यीय खंड के, तब इसका जो लघुखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम सिंपल क्या करेंगे, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय, यहाँ पे लिख दीजिए लघुखंड का क्षेत्रफल, लघुखंड, इसका प्रयोग होगा लघुखंड का क्षेत्रफल बराबर, मतलब ये रंगीन भाग का, लघुखंड का है तो रंगीन भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ये टोटल त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, ये टोटल का क्षेत्रफल, यानी हम लिख सकते हैं त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, और माइनस कर देंगे क्या, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस प्रकार से हमारा फार्मूला बनता है आपका, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल πr² θ/ 360 डिग्री होता है। इसमें त्रिभुज का, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा ना तो ये आएगा 1/2 r² sin θ के माध्यम से हम निकालते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब भी जीवा पर दो त्रिज्याओं से बनती है त्रिज्या त्रिभुज बनती है, उसको हम 1/2 r² sin θ से निकाल लेंगे। तो यहाँ से कॉमन हमारा ये क्या हो जाएगा, फार्मूला जो बनेगा, इसमें देखिए दोनों में क्या कॉमन है, r² कॉमन है, तो r² बाहर कर देते हैं, यहाँ पे बच जाएगा π θ/, यहाँ 360 डिग्री कर देना है तो 360 डिग्री हो जाएगा, और माइनस कर देंगे 1/2 sin θ। sin θ क्या, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है थीटा, उसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा ओवरऑल क्या निकलेगा, इस रंगीन भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी लघुखंड का क्षेत्रफल। अब इसी में आपसे पूछ दिया जाए कि दीर्घखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दीर्घखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए। तो दीर्घखंड का क्षेत्रफल सिंपल सी बात है, जब लघुखंड का क्षेत्रफल निकल गया तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम घटा देंगे लघुखंड, वृत्त का क्षेत्रफल घटाव कर देंगे लघुखंड का क्षेत्रफल, लघुखंड का क्षेत्रफल कर देंगे,
तो हमारा निकल जाएगा। तो इस स्थिति में वृत्त का जो भी त्रिज्या होगा उसके अकॉर्डिंग टू हम वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से निकाल देंगे और लघुखंड का क्षेत्रफल जो भी आएगा उसको हम निकाल देंगे। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लघुखंड वृत्त लघुखंड समझ गए, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे और दीर्घखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। आई होप कि समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं वृत्त से ही संबंधित। अगर आपसे बात किया जाए, चलिए अगर वृत्त में ही देख लिया जाए, वृत्त में ही देख लीजिए, मान लीजिए दो वृत्त है। ठीक है, कोई वृत्त मान लीजिए ये बड़ा वाला वृत्त है, इसके अंदर मान लीजिए कि x मीटर चौड़ी, x मीटर चौड़ी अगर कोई रास्ता है, x मीटर चौड़ी कोई रास्ता है, किधर, अंदर की तरफ। मान लीजिए कोई ये वृत्ताकार पथ है, इसके अंदर 7 मीटर चौड़ी एक रास्ता बनाया गया है कुछ इस प्रकार से। तो ये सब रास्ता है, ठीक है, चौड़ी रास्ता बनाया गया 7 मीटर। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, ये अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप क्या करेंगे, सिंपल रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, जब भी रास्ते का क्षेत्रफल जब भी आपसे पूछे अंदर की तरफ कितनी मीटर चौड़ी, अंदर की तरफ x मीटर चौड़ी अगर अंदर की तरफ बनी हुई है तो उस रास्ते का क्षेत्रफल जो निकल कर आता है वो क्या हो जाता है हमारा, जब भी अंदर की तरफ बने तो उसका क्षेत्रफल पाई x, जो भी मान लीजिए x मीटर चौड़ा अंदर की तरफ बना है तो पाई x इंटू 2r माइनस x कर देते हैं, हमारा उसका क्षेत्रफल निकल जाता है जब भी अंदर की तरफ बने। ठीक है, और जब भी आपसे बाहर की तरफ बोल दिया जाए, मान लीजिए ये कोई है कोई वृत्ताकार क्षेत्र है और इसके बाहर की तरफ 1 मीटर चौड़ी कोई रास्ता बनी हुई है बाहर की तरफ, तब इस स्थिति में रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल इस स्थिति में जब भी बाहर की तरफ बने तो क्षेत्रफल बाहर की तरफ बने। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल आपको प्रयोग करना है पाई x इंटू 2r प्लस एक्स। सिंपल, यहाँ पे माइनस कर देना है, यहाँ पे प्लस कर देना है। जब भी बाहर की तरफ बने तो प्लस कर देना है, अंदर की तरफ बने तो माइनस कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए अब बात करते हैं, इतना तो आपको शायद पता भी होगा, नहीं पता है तो ये नोट कर लीजिएगा। और 2-3 पॉइंट्स है जो वृत्त से संबंधित है, उसको भी देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये तो मतलब 100% जो है ये आता ही आता है। अगर मान लीजिए कहा जाए कि किसी भी वृत्त के किसी भी वृत्त के त्रिज्या में या फिर परिधि में या फिर व्यास में, ठीक है, 1% की कमी कर दी जाए तो आपसे पूछा जाएगा तो बताइए कि क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, या क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो सिंपल आपको क्या करना है, 2x, और जब भी कमी कहे तो माइनस कर देंगे x²/100। ये हमारा हो जाएगा ओवरऑल क्षेत्रफल में परिवर्तन। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किसी भी वृत्त की त्रिज्या में या फिर परिधि में या फिर व्यास में अगर 1% की वृद्धि कर दी जाए तो बताइए कि क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन है। तो सिंपल क्या करना है, 2x प्लस x²/100 कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ आपको रखना पड़ेगा याद। 2 फार्मूला यहाँ से आपको बन जाते हैं और इसका भी प्रयोग हो सकता है कि में भी आ जाए, तो इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे मान लीजिए कि कोई वृत्त है, ठीक है, और ये हमारा
हो गया मान लीजिए कोई डबल वृत्त है, 2 त्रिज्याओं वाला कोई 2 वृत्त है, 2 अलग अलग त्रिज्याओं वाला कोई वृत्त है, और आपसे ये पूछ दिया जाए कि इस रिंग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये जो लाइनिंग कर रहा है इस भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, सिंपल से कर देना है, बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल देना है और घटाओ छोटे वाले का क्षेत्रफल निकाल देना है। इस रिंग का क्षेत्रफल निकल जाएगा जिसको हम वलय बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे वृत्त में पूछ दिया जाएगा कि वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल निकालें। तो वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, वलय कब बनता है, 2 वृत्तों से ही, 2 अलग अलग त्रिज्याओं के वृत्त से ही वलय का निर्माण होता है। तो वलय का क्षेत्रफल बराबर होता है, इसी को हम वलय बोलते हैं। ठीक है, तो वलय का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, पाई आर। अगर बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या बड़ा आर है, छोटे वाला वृत्त की त्रिज्या छोटा आर है, तो हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये बारी घेरा की दूरी को निकल जाएगा। मतलब ये जो क्षेत्रफल वलय दिख रहा है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम कर सकते हैं कैसे, यहाँ से कॉमन अगर ले लें तो हमारा कॉमन पाई दिख रहा है, यहाँ से आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं इसके रिंग का क्षेत्रफल यानी वलय का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए ऐसा करता हूँ, समझ गए। अब हम बात करते हैं विशेष तौर पर, वृत्त समझ लिया, त्रिभुज समझ लिया, अब वृत्त और त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी टर्म बनते हैं उसको देख लेते हैं, क्योंकि उसका भी प्रयोग है और उसका भी महत्व है इस चैप्टर में, तो उसे भी देख लेते हैं। अब देखिए, अब हम लिख देंगे त्रिभुज, त्रिभुज और वृत्त से संबंधित मुख्य बिंदु या मुख्य तथ्य। ठीक है, इससे संबंधित हम दोनों से रिलेट करके अब जानेंगे। तो दोनों से रिलेट करके आप ये जिम कर सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई त्रिभुज है। ठीक है, ये कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज के कोई भी त्रिभुज है, इसमें ये जरूरी नहीं है कि समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज है, विषमबाहु समबाहु कोई भी है, इसके अंदर भी वृत्त बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके अंदर भी वृत्त बनाया जा सकता है। मान लीजिए एक और त्रिभुज ले लेते हैं, इस त्रिभुज के बाहर से भी हम वृत्त बना सकते हैं। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार के फिगर बनते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं, इसको यहाँ से यहाँ त्रिज्या होगा और इसकी त्रिज्या की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगी, तो हम बोलते हैं इसको कि वृत्त के त्रिभुज के इस फिगर को हम बोलते हैं त्रिभुज के अंतः वृत्त, त्रिभुज के अंतः वृत्त इसको हम बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं त्रिभुज के बाह्य वृत्त, त्रिभुज के बाह्य वृत्त या त्रिभुज के परिवृत्त बोलते हैं, त्रिभुज के परिवृत्त, यानी त्रिभुज के ही परिगत बना हुआ है तीनों शीर्षों से, जो तीनों शीर्षों को किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से टच करता हुआ वृत्त खींचा जाए तो वो परिवृत्त कहलाता है। लेकिन अगर त्रिभुज के तीनों भुजाओं को टच करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसको अंतःवृत्त बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ गया, जब भी त्रिभुज के अंदर बन जाए तो अंतःवृत्त, बाहर बन जाए तो परिवृत्त। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर निकालनी है, त्रिज्या किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की अगर त्रिज्या पता करनी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो कैसे पता करेंगे, फार्मूला है इसका, तो चलिए हम लिख ही देते हैं। इसका अगर फार्मूला निकालना चाहते हैं तो त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर निकालना चाहते हैं तो सिंपल आपको क्या करना है, 2 इंटू इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया रहेगा, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बटा कर देना है त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा परिमाप कर देंगे तो इसकी हमारी लंबाई निकल जाएगी, यानी वृत्त के अंतः त्रिज्या की लंबाई निकल जाती है। तो त्रिभुज के अंतः वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा परिमाप, ये याद रखिएगा। अगर ये बाह्य त्रिज्या की बात किया जाए, वृत्त के
परिवृत्त के त्रिज्या क्या होती है? तो परिवृत्त के त्रिज्या का फॉर्मूला होता है आपका, सिंपल सी बात है, चाहे कोई भी त्रिभुज हो उससे बहस नहीं है। तो अलग अलग त्रिभुज में अलग अलग फार्मूला है, कुछ खास त्रिभुज के लिए इसकी फार्मूला अलग बनती है, ठीक है, तो उसको भी बताएंगे। तो किसी भी त्रिभुज के लिए परिवृत्त कोई भी त्रिभुज है तो उसको हम क्या करेंगे, सिंपल सा फार्मूला है कि जितने भी भुजा है, मान लीजिए कि ये त्रिभुज है ए बी और सी है, अगर विषमबाहुय त्रिभुज मान लेते हैं तो ये सम क्या करते हैं, तीनों भुजाओं का गुणनफल कर देते हैं। जरूर नहीं है कि ये बी सी का गुणनफल, मतलब तीनों भुजाओं का गुणनफल, यहाँ कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, तो एक्स वाई जेड यहाँ कर देंगे, तीनों भुजाओं का गुणनफल कर देंगे, 4 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल कर देंगे, 4 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो किसी भी त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या निकल जाती है और यहाँ से किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल जाती है, यानी अंदर जो भी वृत्त बनेगा उसका त्रिज्या इससे निकलेगा और जो बाहर ये वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या इससे निकल पाएगी। ठीक है, समझ गए? आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब रह गई बात कि एक खास होता है, खास त्रिभुज के लिए अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला होता है खास त्रिभुज के लिए। तो खास त्रिभुज कौन सा है? तो खास त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज है, तो उसको भी देख लेते हैं। उसमें त्रिज्या हम कैसे निकाल पाएंगे? मान लीजिए कि अभी हमने बनाया, ये हमारा अंतःवृत्त है, ठीक है, ये त्रिभुज के अंतःवृत्त है, लेकिन ये कौन सा त्रिभुज है? अब की बार खास हमने बोल दिया, ये त्रिभुज है समबाहु, यानी ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, यानी सभी भुजाओं की लंबाई जो है समान है, तो समबाहु त्रिभुज हो गया। और फिर इसी प्रकार से अगर हम वृत्त बना लेते हैं, इसी प्रकार से अगर हम कोई परिवृत्त बना लेते हैं तो परिवृत्त ये हो गया, ठीक है, और इसकी भुजा की लंबाई भी वही है, ए है, ठीक है, और ये भी ए है, तो सबकी भुजा की लंबाई समान है, यानी ए है। तब अंतःवृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, और फिर इसके बाह्य वृत्त या फिर परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो यहाँ से यहाँ परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो देखिए, जब भी यहाँ से हम करेंगे, मतलब किसी भी त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में नहीं, अब की बार समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? अंतःवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर आपका a/2√3 होता है, ठीक है, a/2√3। इसमें तीनों भुजाओं से रिलेट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि तीनों भुजाओं की लंबाई एक ही है, इसलिए किसी भी एक कहीं से भी उठाकर ए रख दीजिएगा तो बात आपका बन जाएगा, ठीक है। इसलिए समबाहु त्रिभुज में हमारा कुछ अलग से नियम बनता है। और इसी प्रकार से ये हमारा परिवृत्त है, इसको हम परिवृत्त बोलते हैं, इसको अंतःवृत्त बोलते हैं, ठीक है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर निकालना चाहते हैं तो इससे निकल जाएगा, और परिवृत्त की त्रिज्या अगर निकालना चाहते हैं समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या अगर निकालना चाहते हैं तो आपको सिंपल करना पड़ेगा a/√3, बस a/√3 कर दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r निकल जाएगी, और a/2√3 कर दीजिएगा तो यहाँ से यहाँ तक की r निकल जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये फिगर तो त्रिभुज में भी बन रहा है, हो सकता है कि ये फिगर वर्ग में भी बन सकता है, ये तो फिगर वर्ग में भी बन सकता है, इस प्रकार से बन सकता है। फिर आपका बन सकता है, ये तो अंदर से होगा, एक बाहर से भी बन सकता है, तो इसमें भी परिवृत्त, वर्ग में भी परिवृत्त होता है, त्रिभुज में भी परिवृत्त हो जाएगा। तो अब देखिए, हमने त्रिभुज में परिवृत्त और अंतःवृत्त जान लिया, अब वर्ग में अंतःवृत्त और परिवृत्त के त्रिज्या कैसे फाइंड करेंगे इसको देख लेते हैं। ये तो समझ गए। चलिए, अगर वर्ग में आपको अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या फाइंड करने के लिए बोला जाए तो इसके लिए सूत्र किसका प्रयोग करेंगे? वर्ग में अंतःवृत्त, वर्ग में अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होती है, वर्ग में अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है, इसको हम कैसे बना सकते हैं? ये मान लीजिए कोई वर्ग है, ठीक है,
ये कोई वर्ग है, वर्ग के जैसा तो है नहीं, लेकिन मान लीजिए ये वर्ग है कोई। तो इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगा। तो इसकी त्रिज्या r बराबर हम कैसे फाइंड करते हैं, r बराबर सिंपल कर देते हैं, वर्ग की भुजा a होती है, तो सब में a हो जाएगा, चूँकि वर्ग है तो सब में a भुजा की लंबाई मान लेते हैं। तो इसको सिंपल क्या करते हैं, a/2, यानी इस वर्ग के भुजा की आधी ही इसकी त्रिज्या हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हम a/2 से निकाल देते हैं। अगर वर्ग में परिवृत्त की त्रिज्या देखें, वर्ग में परिवृत्त की त्रिज्या की बात किया जाए तो इसको हम निकालते हैं √2a/2 से, यानी इसका फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा। मान लीजिए ये कोई वर्ग है और परिवृत्त उसी को कहते हैं जो किसी भी आकृति के शीर्ष को टच करता है। तो ये देखिए सभी चारों शीर्ष को टच करते हुए एक वृत्त बना हुआ है, इसमें भुजाओं को टच करते हुए वृत्त बना हुआ है, तो इसको अंतःवृत्त बोलते हैं, इसको परिवृत्त बोलते हैं। तो यहाँ से अगर त्रिज्या का मान निकालना चाहते हैं या इस वृत्त के लिए, तो इस r का वैल्यू कैसे निकालेंगे, √2a/2 से हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे, बस ख़त्म ही है। अब एक बात कर लेते हैं, बहुत ही कॉमन चीज़, और ये पूछ भी लिया जाएगा आपसे। अभी जैसे पीछे का हम लोगों ने जाना है क्या, अभी पीछे हम लोगों ने जाना है कि समबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज में वृत्त, अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या हमने देख लिया, और उसके क्षेत्रफल से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन हम पहले एक शर्त जान लेते हैं कि जब भी आपको समबाहु त्रिभुज में पूछ दिया जाए, समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त, अभी जाने अंतःवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या और समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का जो अनुपात होता है, अनुपात वो हमेशा और हमेशा कितना होता है, 1:2 होता है। लेकिन इसके क्षेत्रफल में अनुपात 1:4 का अनुपात हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका अगर त्रिज्या आप ज्ञात कर सकते हैं फार्मूला से, तो आप इसके क्षेत्रफल में भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसको आप ध्यान रखिएगा, जब भी समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात पूछे तो 1:2 बताना है। वहीं अगर वर्ग में पूछे, वर्ग में अंतःवृत्त की त्रिज्या, वर्ग में अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात पूछा जाए, त्रिज्या का अनुपात पूछा जाए, तो आपका अनुपात होता है 1:2। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बहुत मदद करेंगे। ठीक है, तो जब भी समबाहु त्रिभुज में पूछ दे अंतःवृत्त परिवृत्त तो 1:2, वर्ग में पूछ दे अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात तो 1:2 आपका हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और ना भी आई होंगी तो इसका एप्लीकेशन हम करेंगे, चैप्टर में सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन का, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसके प्रश्नावली को सॉल्यूशन करते हुए। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।